चैट का खाली शुरू कर। मुझे है ना वो कल ऐसा वाला था ना वो दोनों। ये मेरे खाली वो चालू। चैट का खाली। Yes, very good afternoon. Let's begin. So where did we stop? I guess हम लोग ने ये स्टार्ट किया था why organization should have a mission statement, yes or no? तो चलो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर एक अच्छा सा केस स्टडी सुनाता हूँ, रियल लाइफ केस स्टडी, वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी। चलो शुरू करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आइए, क्या लिखा है? वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मिशन होना क्यों जरूरी है? वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और आपको पता है मिशन इज प्रेजेंट, यस और नो, एंड तुम्हारा विजन इज फ्यूचर। मिशन इज प्रेजेंट, विजन इज फ्यूचर। आइए, सो व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू डेवलप consensus of purpose within the organization. Now what is the meaning of consensus? Everyone should be on same page. Everyone should be on same page. तीन वर्ड आएंगे: consensus, general tone, focal point. क्या? consensus, general tone, focal point. घूम फिर के तीनों का मीनिंग सेम ही है। दैट हर एक जन एक ही चीज कर रहा है, हर एक जन एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंसस। यूनैनिमिटी दूसरा वर्ड है। कॉन्सेंसस का दूसरा वर्ड क्या है? यूनैनिमिटी। बोलो, क्या वर्ड है? यूनैनिमिटी। उसके बाद टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। पहले रिसोर्सेस का एलोकेशन होगा और थर्ड पॉइंट में वही रिसोर्सेस का यूज होने वाला है। मैन, मशीन, मटेरियल, मैन पावर, मनी का क्या होने वाला है? एलोकेशन। और वही चीज का क्या होगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। फिर टू एस्टैब्लिश जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्या? टू एस्टैब्लिश जनरल टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, माहौल। जनरल टोन मतलब कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिस में जाओ, सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज के पीछे जा रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हैविंग अ जनरल टोन। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का माहौल सब जगह पे सेम है, मतलब मिशन सब लोग फॉलो कर रहे हैं।
Then to serve as a focal point, मतलब everyone is moving in same direction. फिर क्या था? To facilitate translation of dash and dash into dash. क्या? Goals and objectives, that is objectives and goals into work structure. कल हमने किया था objectives and goals. 12,000 units achieve करना है, per month 1,000 units. Yes or no? Last है to specify organizational purpose. To specify organizational purpose. तो उसको हम लोग कहते हैं why organization should have a mission statement. चलो first बता दो. To develop consensus of purpose within the organization. Second, to form basis or standard for allocating organizational resources. Third, for motivating the use of organizational resources. ये पहले allocation का बात होगा, फिर use का बात होगा. उसके बाद क्या था? To develop general tone, organizational climate. To serve as a focal point. फिर ट्रांसलेशन ऑफ डैश एंड डैश इनटू डैश. क्या? ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर. और लास्ट क्या था? टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस. तो प्लीज ये मैंने 3 स्टार मार्क किए हैं, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए प्लीज. वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट. तो आपकी बार आखिरी बार मेरे साथ रिपीट कर दो. क्या है? फर्स्ट, to develop consensus of purpose within the organization. Second point क्या है? Very good, superb. बोलो, what is the second point? Superb. To form basis or standard for allocating organizational resources. Third क्या है? थर्ड बोलो. अब पहले allocate हो गया, अभी क्या होगा? Form basis for motivating the use of organizational resources. Very nice. General tone, organizational climate. Serve as a focal point. Translation of objectives and goals into work structure. To specify organizational purpose. Purpose मतलब intent. इंटेंट के अंदर ही मिशन आता है. पूरा क्लियर? यस सर, पूरा क्लियर. आइए, अब आता है पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट. क्या 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 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट? 4 पॉइंट ही है. सो मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन सी बातों का आप ध्यान रखोगे, क्या चीजों का ध्यान रखोगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं. 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेते हैं. क्या लिखा है? टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी. मतलब मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो अलग आइडेंटिटी क्रिएट करे उस ऑर्गेनाइजेशन का, of the business, one that is typically distinct from other similar position companies. अब HUL का मिशन स्टेटमेंट मैरिको के जैसा नहीं हो सकता है. मैरिको मतलब पैराशूट वाले. मैरिको का मिशन स्टेटमेंट आईटीसी का नहीं हो सकता. आईटीसी का मिशन स्टेटमेंट पतंजलि बाबा का नहीं हो सकता. सबका अलग होगा यहाँ पे. इट इज नॉट सेम. फिर नीड विच बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई कस्टमर ग्रुप इट विशेस टू टारगेट टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसी इट यूजेस एंड एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स. मतलब आपका मिशन स्टेटमेंट में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आपके कस्टमर की कौन सी जरूरतें पूरी कर रहे हो. व्हाट नीड्स यू आर सेटिस्फाइंग. किसको प्रोडक्ट बेच रहे हो? हु इज योर कस्टमर ऑडियंस? बिजनेस को बेच रहे हो, तो B2B है, B2C है, वो बताना पड़ेगा. उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, कौन से स्किल्स यूज करते हो, एंड विच एक्टिविटीज यू परफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, क्या विच एक्टिविटीज यू परफॉर्म. तो ये मिशन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं हाईलाइट होना चाहिए. और फिर याद रखो, गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक. यूनिक मतलब दूसरों से अलग होना चाहिए, एकदम हटके होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए. विलास बोलता है द मिशन ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट. कोई भी कंपनी का मिशन या विजन प्रॉफिट नहीं हो सकता है. प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है. मनी का पैसा कमाना बाय प्रोडक्ट है, वो कभी भी मिशन नहीं होगा. So mission of the company should not be to make profit. Can I say surpluses are needed for survival and growth, but it can't be the mission of the company. एक बात याद रखना, PM क्या याद रखोगे? PM purpose should be the mission that will give you profit, that is nothing but money. बोलो, purpose should be the mission that will give you profit, that is nothing but money. पर्पस के लिए बिजनेस शुरू करो.
एक पर्पस अचीव करने के लिए मिशन होना चाहिए, वो आपको देगा प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट मनी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पर्पस शुड बी द मिशन दैट विल गिव यू प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट मनी. पीएम 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 पीएम, याद रहेगा. पीएम पीएम, वेरी गुड. तो मेन पॉइंट्स याद रखो. चलो फटाफट. टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सिमिलर पोजीशन कंपनीज. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? नीड दैट बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई, कस्टमर ग्रुप ही विशेष टू टारगेट, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी इट यूजेस एंड एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स. तो कौन सी एक्टिविटीज करता है, कस्टमर ग्रुप क्या है, किसको बेच रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, कौन सी जरूरतें पूरी कर रहा है, नीड्स बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई, ये कहीं ना कहीं मिशन स्टेटमेंट में होना चाहिए. पता है कल हम लोग ने एचयूएल का मिशन स्टेटमेंट किया था, उसमें क्या था? टू एड वाइटलिटी टू लाइफ. क्या क्या? टू एड वाइटलिटी टू लाइफ. उसमें था ना ऐसा कि भाई न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, थिंग्स लाइक फील गुड, लुक गुड एंड गेट मोर आउट ऑफ लाइफ. ये बहुत कुछ बताया था उसमें. एंड फिर बोला है गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक. यूनिक मतलब एकदम हटके, मालूम पड़ जाना चाहिए कि किस कंपनी को बिलोंग करता है. एंड द मिशन ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट. सरप्लसेस आर नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बट वो कभी भी मिशन नहीं होगा. पीएम पीएम याद रखना. पर्पस शुड बी द मिशन दैट विल गिव यू प्रॉफिट, दैट इज नथिंग बट मनी. डन डन डन. पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर, हो गए क्लियर. चलो एक बार बता दो, चलो फटाफट. दोनों दोनों आंसर एक बार कर लेते. चलो. वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट. रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो. आप जहां पे बैठे हो मेरे साथ रिपीट करो. वाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन स्टेटमेंट. नंबर 1, टू डेवलप कॉन्सेंसस ऑफ पर्पस. सेकेंड, टू फॉर्म बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस. रिसोर्सेस का मतलब मालूम है आपको. फिर टू फॉर्म बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस. उसके बाद जनरल टोन, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मतलब सभी जगह पे माहौल सेम है. फोकल पॉइंट, translation of objectives and goals into work structure, and to specify organizational purpose. To specify organizational purpose. ये था फर्स्ट वाला. सेकंड क्या था? टिप्स टू बी कंसिडर while writing a mission statement. मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन सी चीजों का आप ध्यान रखोगे, वो अपने को समझना है. सबसे पहले इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर पोजीशन कंपनीज. क्या? एक तो वो डिफरेंट होना चाहिए. इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर पोजीशन कंपनीज. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? नीड्स विच बिजनेस ट्राई टू सेटिस्फाई, कस्टमर ग्रुप इट विशेस टू टारगेट, टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी इट यूजेस, एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स. वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट. फिर मिशन स्टेटमेंट यूनिक होना चाहिए. एंड अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट बी द मिशन. सरप्लसेस आर नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, बट वो कभी मिशन नहीं होगा. पीएम 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 पीएम. डन डन डन. चलो आइए बढ़िया सा केस स्टडी सुना. तो अद्भुत अविश्वसनीय केस स्टडी. आइए बहुत ही बढ़िया केस स्टडी देखते हैं. क्या आप इस इंसान को जानते हैं? डू यू नो हु इज ही? पता है तो चैट बॉक्स में बताइए कौन है ये. कंपनी का नाम तो सुना होगा शायद, थोड़ा जूम कर रहा हूं. व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपनी? यस, रॉयल एनफील्ड मोटर बाइक कंपनी. कंपनी का नाम है बेसिकली आइशर मोटर्स, उनका ही ब्रांड है रॉयल एनफील्ड मोटर्स इंडिया. ये है कंपनी के करंट चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ लाल. हु इज ही? सिद्धार्थ लाल. आइए जानते हैं कि ये रॉयल एनफील्ड बाइक का कमबैक कैसे हुआ. बहुत साल पहले ये कंपनी बंद हो चुकी थी, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी थी. ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट जीरो से हीरो बन गया? आइए जानते हैं. बहुत ही बढ़िया, वर्ल्ड की टॉप 6 केस स्टडीज में इसका नाम आया है. और आपका नसीब इतना अच्छा है कि मैं आपको ये केस स्टडी सुना रहा हूं. खुद भी ध्यान से सुनिए, दोस्तों को भी सुनाइए, बहुत मजा आएगा. आइए देखते हैं. कल हम लोग ने स्ट्रैटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल ये सब किया था. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा. ध्यान से सुनते हैं. Now what happened?
मिस्टर सिद्धार्थ लाल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे, इनके फादर विक्रम लाल, उन्होंने समवेयर इन 1990 एक ब्रिटिश मोटर बाइक कंपनी रॉयल एनफील्ड को एक्वायर किया था, माइनॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था, कुछ 25-26% एक्वायर किया था। एंड फर्स्ट टाइम दे एंटर टू व्हीलर बिजनेस। वैसे उनके 12-13 अलग अलग बिजनेसेस थे, ट्रक का बिजनेस आज भी चल रहा है उनका। कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स, लिस्टेड कंपनी है, आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं। EICHER इज द स्पेलिंग, आइशर मोटर्स। तो जब उन्होंने ये कंपनी एक्वायर करी ना, तो बहुत होप्स था कि ये कंपनी बहुत अच्छी करेगी, बाइक अच्छे सेल होंगे, प्रॉफिट्स होगा, बहुत उम्मीद से उन्होंने कंपनी शुरू की थी। बट अनफॉर्चुनेटली 1-2 साल के बाद कंपनी में बहुत लॉसेस हुए। हार्डली 50 बाइक सेल हुई होगी 2 साल में, कोई ये बाइक खरीदने को रेडी नहीं था। जो भी ये बाइक खरीदता था वो सिर्फ 3 चीज करता था, कंप्लेन कंप्लेन एंड ओनली कंप्लेन। बट स्टूडेंट्स, आज सिचुएशन वैसा नहीं है। स्टूडेंट्स, बॉयज मेरे साथ एग्री करेंगे कि रॉयल एनफील्ड इज नॉट अ बाइक, इट्स एन इमोशन। ये रोड से ज्यादा लोगों के दिलों में चलती है। टुडे सिचुएशन इज डिफरेंट। वो टाइम पे इसका थोड़ा टफ समय चल रहा था, बुरा वक्त चल रहा था, अर्ली 90s की बात हो रही है। वो टाइम पे लोग बहुत परेशान हो चुके थे। जिन्होंने भी बाइक खरीदी थी, दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वर ओनली कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग। अब ये बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? उसका वजन, वेट। वेट तो आज भी है, बट वो टाइम पे बहुत ज्यादा हेवी था। सेकेंड प्रॉब्लम था कि गियर और ब्रेक इसके उल्टे थे। नॉर्मली ब्रेक राइट में होता है, गियर लेफ्ट में होता है, यस और नो। इनका ब्रेक लेफ्ट में था, गियर राइट में था, तो आदमी ब्रेक मारने जाए तो गियर चेंज हो जाता था। मतलब बहुत प्रॉब्लम था। स्मोक बहुत आता था इनके साइलेंसर से, बाइक से। आवाज बहुत करता था, धक 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 धक। आवाज तो आज भी करता है, बट आज तो वो ट्रेंड बन चुका है। आवाज नहीं आया तो क्या ही बुलेट चलाया तुमने। और दूसरा प्रॉब्लम, ये बाइक 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल लीक होता था। बाइक का जो बेस होता था वो पूरा ब्लैक हो जाता था, ऑयल लीक होता था, वो और एक प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी किक। बाइक की किक ही नहीं लगती थी, इतनी स्ट्रांग होती थी किक कि भाई किक ऐसे रिवर्स आती थी, लोगों के पैर वैर फ्रैक्चर हो जाते थे, हर्ट हो जाता था। लड़का बेचारा किक मार रहा है, गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, वो किक ही मार रहा है, किक ही नहीं मार पा रहा है। गर्लफ्रेंड भी बोल रही है किक नहीं मार रहा है, क्या करेगा जीवन में। ब्रेकअप होते थे लोगों के, वो किक ही मार रहा है कब से, वो हो ही नहीं रहा उससे। बहुत लोगों के ब्रेकअप हो गए, मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स थे। And Vikram Lal, इनके father, was not able to give full solution to all the problems. Balance sheets were bleeding in losses. हालत बहुत खराब थी। And finally, इनके पापा ने डिसाइड किया कि कंपनी को हम बेच देंगे, हम टू व्हीलर बिजनेस से एग्जिट ले लेंगे। हमारे बस की बात नहीं है, टू व्हीलर इज नॉट अवर कप ऑफ टी। तो वो बेचने निकले। पहले हीरो होंडा के पास गए कि भैया आपको ये बाइक खरीदनी है, 250 सीसी से लेके 800 सीसी की बाइक से हमारे पास। उन्होंने बोला हट, हमको नहीं चाहिए। बजाज ने भी बोला हट, हमको नहीं चाहिए। यामाहा के पास गए कि यामाहा आपको खरीदनी है। यामाहा बोलता है मेरे खुद की हालत खराब है, मैं खुद को बेचने निकला हूं, आपका बाइक क्या खरीदूंगा। पर फिर यामाहा का भी कमबैक हुआ बाद में। तो कोई भी ये प्रोडक्ट खरीदने को रेडी नहीं हो रहा था, लॉसेस के लॉसेस बढ़ रहे थे। तो विक्रम लाल, इनके फादर ने डिसाइड किया अगर हम कंपनी बेच नहीं सकते तो हम कंपनी बंद तो कर ही सकते। उनका जो चेन्नई में प्लांट था उस पे लग गया ताला, शट डाउन कर दिया, बिजनेस बंद। अभी फिलहाल हम टू व्हीलर के बिजनेस में नहीं है। तो फाइनली दे टुक एन एग्जिट फ्रॉम टू व्हीलर बिजनेस, क्योंकि बहुत लॉस हुए। अब कुछ सालों के बाद, लेट 90s की अगर बात करूं, 1999 के अराउंड अगर बात करूं, विक्रम लाल का यंग, डायनामिक, एनर्जेटिक 26 साल का बेटा, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मिस्टर सिद्धार्थ लाल, वो यूएस से आता है। अपनी पढ़ाई खत्म करके वहां का जॉब वॉब छोड़कर वो इंडिया आता है। एंड अपने पापा को आके बोलता है कि पापा पापा पापा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं अपनी ग्रुप कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ और ममा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अभी वापस यूएस नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपके लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वाह बेटा वाह, तू ही मेरा ओरिजिनल बेटा है, वाह बेटा वाह, आजा आजा, कौन सा बिजनेस करेगा बता, हमारे 12-13 बिजनेसेस है, तू बिजनेस सिलेक्ट कर, कल से सीईओ तुझे बना दूंगा। बहुत खुश हुआ मुझे सुनकर। तो बेटा बोलता है कि पापा मुझे तो टू व्हीलर के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं अपनी वो कंपनी वापस शुरू करना चाहता हूँ। तो पापा ने बोला नहीं बेटा, वो कंपनी तो बंद हो चुकी है, वो कंपनी पे तो बहुत सारे लॉसेस हुए थे, वो आप तो नहीं शुरू कर सकते।
नहीं पापा, मैं करूंगा तो टू व्हीलर का बिजनेस ही करूंगा। मेरा पहला प्यार ही टू व्हीलर है, आपको तो पता ही है। मैं वो रॉयल एनफील्ड कंपनी को रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे आप प्लीज करने दीजिए। नहीं बेटा, वो कंपनी तो बंद हो चुकी है, वो तो शुरू नहीं होगी। तो बाप बेटों के बीच में क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया, धीरे धीरे झगड़ा हो गया, और बेटा वो कॉन्वर्जेशन हार गया कि बेटा तू जिद मत कर, वो कंपनी बिल्कुल शुरू नहीं होंगी। अब बेटा निराश हो गया। बेटा गया मम्मी को मिलने घर पे, विक्टिम कार्ड लेकर गया कि मम्मा मम्मा मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन पापा मुझे बिजनेस करने नहीं दे रहे हैं। वो मुझे बोल रहे कि नहीं, वो बिजनेस करने नहीं मिलेगा, मैं शायद वापस यूएस चला जाऊंगा। अब माँ भावुक हो गई, इमोशनल हो गई। मम्मी मम्मी बोलती है अरे बाप रे, ऐसा थोड़ी जाने दूंगी। अपने पति को बोलती है आप उसको बिजनेस करने दो, या सिलेक्ट करो, या बेटा या डिवोर्स, या बेटा या डिवोर्स। तो पापा डर गए, अरे क्या बोल रही है, वो बिजनेस बंद हो चुका है। तो मम्मी ने डराया, मैं अभी साइन करूंगी पेपर्स, फिर मुझे मत कहना। नाउ फादर हैड नो चॉइस, मिस्टर विक्रम लाल हैड नो चॉइस बट टू से यस टू हिज सन कि ठीक है, ट्राई करता हूं मैं। मम्मी अभी भी बोल रहे ट्राई करेंगे, कुछ श्योर नहीं है। मैं बोला नहीं 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 नहीं, करके दूंगा करके दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करी, बट सिद्धार्थ लाल की कुछ कंडीशंस थी। सिद्धार्थ लाल ने कहा कि पापा अगर मुझे आप ये कंपनी शुरू करने दे रहे हो ना फिर से, तो मेरे कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि मुझे मिनिमम 3 साल चाहिए। 3 साल तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स, टॉप इंजीनियर्स को हायर करूंगा। मैं वो चेन्नई का प्लांट रीस्टार्ट करूंगा, मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च करूंगा, और मुझे 3 साल तक अनलिमिटेड पैसों की जरूरत पड़ेगी, अनलिमिटेड फंड्स आप मुझे देंगे। अरे तेरा पप्पा बैंक थोड़ी है। वापिस बेटे ने बोला मम्मी डिवोर्स, हाँ हाँ दूंगा दूंगा दूंगा, डोंट वरी। पापा को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्विंस किया कि भाई यंग बच्चा है, डायनामिक है, चांस देते हैं। लेकिन पापा तो पापा होते हैं, उन्होंने बोला बेटा अगर 3 साल के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आई विल से दैट यू आर सपोज टू डू वॉट एवर आई विल से दैट यू विल डू। तो उन्होंने बोला डन। अब बेटा खुश हो गया, चलो भाई ये कंपनी को मैं रीस्टार्ट करूंगा। एंड ही डिसाइडेड कि वो 45 डेज के लिए रोड ट्रिप पे निकलेगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी रोड ट्रिप। खुद बाइक उसने चेन्नई प्लांट से बाहर निकाली, उसको ठीक करवाई, रिफर्मिश्ड करवाई, क्लीन विलीन करके भाई साहब बाइक लेकर निकलने वाले थे। और उस मॉर्निंग बाप बेटे दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे थे। तो पापा ने सिद्धार्थ को पूछा कि सन, माय डियर सन, क्यों इतना जिद कर रहा है? वाई यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस अगेन? वाई यू वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस अगेन? क्या पूछा? वाई, WHY। कुछ याद आ रहा है आपको? बेटा आप ये बिजनेस फिर से क्यों शुरू करना चाहते हो? ये बिजनेस आप फिर से क्यों शुरू करना चाहते हो? किस चीज के बारे में पूछ रहे पापा? इंटेंट। बेटा तेरा इंटेंशन क्या है? ये शुरू करने के पीछे तेरा विजन क्या है? क्यों शुरू करना चाहता है तू? तो बेटे ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया कि पापा इन नेक्स्ट 1 डेकेड, मतलब 10 साल के अंदर, मैं चाहता हूं रॉयल एनफील्ड को इंडिया का नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी बनाना है, 250 और 800 सीसी में। मतलब 10 साल के अंदर मैं इसको इंडिया का नंबर 1 बाइक सेलिंग कंपनी बनाऊंगा, 250 और 800 सीसी में। क्लैरिटी देखो, इंडिया का नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा, सिर्फ बाइक कंपनी बनाऊंगा, और वो भी 250 और 800 सीसी में ही बनाऊंगा। क्या उसके पास क्लैरिटी था? यस। क्या उसका इंटेंशन क्लियर था? यस। क्या उसके पास वाई का आंसर था? यस। इंटेंट, क्यों, उसके पास आंसर था। एंड भाई साहब बाइक लेकर निकल गया कश्मीर से कन्याकुमारी, मिशन पे उतरा था, मिशन पे। डायरी में खुद नोट डाउन करता था कि भाई गियर का प्रॉब्लम है, ब्रेक का प्रॉब्लम है, स्मोक निकल रहा है, आवाज आ रही है, वजन बहुत ज्यादा है, किक नहीं लग रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, सब उसने नोट डाउन किया। और रास्ते में वो लोगों को पूछता भी था कि व्हाट इज गुड थिंग अबाउट दिस बाइक? आपको ये बाइक में कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको ज्यादा पसंद है? ये बाइक में ऐसा क्या खास है? तो सब लोग एक ही चीज बोलते थे कि बाइक दिखने में बहुत अच्छी है, उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, मैचो लुक्स होते थे बाइक के, आज भी है। तो उसको एक चीज पता चली कि भाई लुक्स के अलावा ये बाइक में कोई भी चीज ठीक नहीं है। तो लुक्स को मेंटेन करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लाएंगे। जैसे ही वो रिटर्न आया, उसने सबसे पहले टॉप इंजीनियर्स को हायर किए, डबल पैसा दिया, ट्रिपल सैलरी दी। वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स आए चेन्नई प्लांट में, और सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, और उसको पूछा
बताया कि भाई ये सारे प्रॉब्लम्स 1 साल के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए, एंड ट्रस्ट मी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। 95 ग्राम से वजन थोड़ा कम हुआ, साइलेंसर में से जो स्मोक आता था वो 0.44% तक नीचे लेकर गए। 2 टाइप के साइलेंसर आ गए, आवाज वाला एंड विदाउट आवाज वाला। उसके बाद सेल्फ स्टार्ट आ गया, अभी किक मारने की जरूरत नहीं है, नो ब्रेकअप, बैठ पीछे चलो फटाफट। सी सारे प्रॉब्लम, ऑयल लीक हो रहा था वो बंद हो गए। मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च किए, जीटी कॉन्टिनेंटल करके एक बाइक है, क्लासिक 350, 550, फिर उसके बाद थंडरबर्ड, मीटियोर, बहुत सारे ऐसे, इंसेप्टर, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स लॉन्च किए, अलग अलग कलर्स लॉन्च किए, डार्क ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड वाइट, अलग अलग कॉम्बिनेशन के यूज किए, बॉयज को तो पता ही होगा। और बाइक नाउ स्टाइलिश भी थी, सक्सेसफुल भी थी, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए थे। अब बात आती है कि भाई इसका प्रमोशन तो करो, मार्केटिंग तो करो, कस्टमर को तो पता ही नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट तो करो, टीवी में तो ऐड लगाओ। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम टीवी में ऐड नहीं करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट उस जगह पे करेंगे जहां पे लोग 500 रुपीज का पॉपकॉर्न खाने आते हैं। कहाँ आते हैं पॉपकॉर्न खाने? मूवी स्क्रीन्स, मल्टीप्लेक्स, वहां पे ऐड चलवा दी। खुद के अलग शोरूम शुरू किए। मेरी बाइक पल्सर के साथ नहीं खड़ी रहेगी, मेरी बाइक हीरो होंडा के साथ नहीं खड़ी रहेगी, मेरी बाइक यामाहा के साथ नहीं खड़ी रहेगी, मेरा सेपरेट शोरूम्स होंगे, फ्लैगशिप स्टोर्स होंगे मेरे। और मल्टीप्लेक्स पे मस्त बढ़िया मुकेश के बाद इनकी ऐड आना शुरू हो गई, तो लोगों को अवेयरनेस पता चला यार नया मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। फिर सिद्धार्थ लाल गए रोहित शेट्टी को मिलने। रोहित शेट्टी पता है आपको, वो टाइम पे सिंघम 1 मूवी बना रहा था, और उसमें पता चला कि अजय देवगन का कोई बाइक के साथ सीन है जहाँ पे वो हीरोइन को पीछे बिठा कर कहीं लेके जा रहा है। सिद्धार्थ लाल आया और रोहित शेट्टी को बोला वो वाली बाइक हटाइए, मेरी रॉयल एनफील्ड देता हूँ। अजय देवगन को बोलो रॉयल एनफील्ड चलाए, और कैमरामैन को बोलो फोकस करे, रॉयल एनफील्ड एंड अजय देवगन एक ही फ्रेम में आने चाहिए। तो रोहित शेट्टी ने बोला ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो बाइक को उड़ाना ही है वैसे भी। फिर वो गया यशराज के पास। यशराज एक मूवी बना रहे थे जब तक है जान, शाहरुख खान के साथ, तेरी आंखों की हंसी मस्तियां, वो वाला डायलॉग उसमें है। वहां पे भी सेम है, थंडरबर्ड को लॉन्च किया है, शाहरुख खान थंडरबर्ड चला रहे हैं। कबीर सिंह में भी आप देखोगे, फिर एक फाइटर मूवी आया था ऋतिक रोशन का, उसमें भी ऑरेंज कलर का सेम बाइक आपको दिखेगा। मतलब बेसिकली दे हैव डन अ टाई अप विद मेनी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जहाँ पे मूवीज में दे आर शोइंग दिस प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट रातों रात सुपर हिट हो गया क्योंकि प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए थे। फिर कुछ 30-35 बाइक्स उन्होंने बनाई डार्क ग्रीन कलर की, एंड बिपिन रावत को मिलने पहुंच गए। नाउ टुडे इज नो मोर, क्योंकि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड है सर, वी आर हियर टू डू सम सीएसआर एक्टिविटी, हम आपके जवान्स के लिए बाइक्स लाए हैं। तो 30-35-40 बाइक्स जवान्स को दे दी, मस्त एकदम। जब वो रोड पे चला के निकलते थे तो लिटरली हेड्स वेर टर्निंग अराउंड, लोग देखने लगे वो बाइक को कि क्या बाइक है। और याद रखना, मिलिट्री वाले कभी भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाते। वहां पे प्रमोशन हुआ, मल्टीप्लेक्स में प्रमोशन हुआ, मूवीज में प्रमोशन हुआ, सी तरीका देखो प्रमोशन करने का। और इसी बीच जब ये सब चल रहा था, इसी बीच इनकी खुद की शादी तय हुई। बेसिकली इज फ्रॉम पंजाब, तो इनकी शादी फिक्स हुई। किसके साथ शादी फिक्स हुई? इनकी वाइफ का नाम है नताशा, हार्दिक वाली नहीं, इसकी वाली लॉयल है, ठीक है। तो शादी फिक्स हुई, तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मेरी बारात तो रॉयल एनफील्ड में आएगी। मस्त एकदम रेबन का चश्मा, रॉयल एनफील्ड लेके बारात लेकर आए। ट्रेंड बन गया, पूरे पंजाब में ट्रेंड बन गया कि भाई बारात आएगी तो रॉयल एनफील्ड। अब लड़की वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे? लड़की वाले बोलते भाई हम भी डोली वोली में नहीं आएंगे, घाघरा चोली पहन के हम भी आएंगे, किसमें? रॉयल एनफील्ड में। तो पूरे पंजाब, पूरे नॉर्थ में ट्रेंड हो गया। आज अगर आप जाओगे ना पंजाब, जैसे कि पंजाब तो मेरा ससुराल है, बिकॉज माई वाइफ इज पंजाबी, तो अगर आप जलंधर जाओगे, फिर आप जाओगे अंबाला, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, वहां पे एवरी सेकेंड होम हैज टू थिंग्स, वन इज थार, सेकेंड इज रॉयल एनफील्ड। थार एंड रॉयल एनफील्ड, this product became very famous. And as we speak, this is India's #1 motorbike company. More than 85% मार्केट शेयर है उनका। मतलब अगर आज इंडिया में 100 बाइक बिकती है ना, तो 85 बाइक्स 250 के अबाउ सीसी में रॉयल एनफील्ड की बिकती है। कुछ 2021 के 2022, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, ये इंडिया की #1 बाइक सेलिंग कंपनी बन गई, और आज भी #1 पोजीशन पे है। 250 और 800 सीसी की बात कर,
कैन आई से मैंने बताया था विजन अचीव करने के लिए बहुत वक्त लगता है, इट इज वेरी लॉन्ग टर्म। कैन आई से मोर देन 2 decades, मोर देन 2 decades लिया उसने ये लेवल तक रॉयल एनफील्ड को लेके जाने के लिए। अरे ये कंपनी बंद हो गया था, ये कंपनी जीरो हो गया था, सिंगल हैंडेडली ये लड़के ने जीरो को बनाया हीरो। बिजनेस को पूरा टर्न अराउंड किया उसने, मिशन पे उतरा था, छोटे 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 प्रॉब्लम सॉल्व किए, हर एक टारगेट को अचीव किया है लड़के ने, ऑब्जेक्टिव्स। जितेश, आपने एफएम कौन से प्रोफेसर का लिया है? संकल्प सर का लिया है क्या? ठीक है, तो कैन आई से उसको 12 15 20 साल लगे लेवल तक पहुंचने के लिए, और फिर वो अपने डैडी को जाके बोलता है, फिर वो अपने पापा को जाके बोलता है कि पापा कितने बिजनेस है हमारे? पापा ने बोला 12 13 बिजनेस है। नहीं पापा, आज से केवल एक ही बिजनेस, सारे कंपनीज आप बंद करो, सारा फंड्स मुझे दे दो, मैं इस प्रोडक्ट को और सुपर हिट बनाऊंगा। एंड डैड हैड नो चॉइस बट टू गिव एवरीथिंग टू हिज सन, और सन को ही चेयरमैन सीईओ बना दिया। एंड आज देखिए ये बाइक एक्चुअली धूम मचा रही है। इसके लिए मैं कहता हूं आपका इंटेंट क्लियर होना चाहिए, आपके पास वाई का आंसर होना चाहिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए, और आप मिशन पे उतर जाना चाहिए, तब जाके आप आपके गोल तक पहुंचोगे, आप आपके विजन को अचीव करोगे। कैसी लगी केस स्टडी? प्लीज कमेंट करिए चैट बॉक्स में। थैंक यू राशि। अच्छा जितेश, मैं बात करता हूँ, रुको, मैं टाइम टेबल टीम से बात करके कुछ चेंजेस करवाने का ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। जितेश लाइव आओगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? मुझे एक दिन दे दीजिए, कुछ ना कुछ टाइमिंग का मैं बात करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, ठीक है? एक दिन दे दीजिए मुझे। तो ऐसी मैं बहुत सारी केस स्टडीज लाया हूँ स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में दो तीन केस स्टडी में बोलूंगा। अभी इस चैप्टर में और एक केस स्टडी बची है, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल हम कर लेंगे। आई होप सबको विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंट एकदम क्लियर हो गया है, एकदम सॉलिड वाला क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। आइए, चलिए, अभी कल हमने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो किया था, एक बार वापस देख लेते हैं। दे आर द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, goals are the end results that organization attempts to achieve, objectives are time based measurable targets, objectives are time based measurable targets, क्या क्या क्या, objectives are time based measurable targets। फिर ऑब्जेक्टिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टारगेट्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, टारगेट वर्ड आया प्लीज ऑब्जेक्टिव टिक करके आओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। देखो, अगर आप फ्यूचर में कभी कहीं जॉब भी करने जाओगे ना, एक चीज समझना, वो आप लोग को टारगेट्स देंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको टारगेट्स देंगे, टारगेट्स मतलब ऑब्जेक्टिव देंगे। आप अगर आपके टारगेट्स अचीव करते हो, उसके बेसिस पे आपका अप्रेजल होगा, प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगा। सो इट एक्ट्स एज अ यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मतलब मेजरमेंट टूल। So business organization translates their vision and mission into goals and objectives. So dash and dash will be converted into dash and dash. Vision and mission को किस में convert करना है? Goals and objectives में। तो ये तो बेसिक इंट्रो था, ये तो पहले भी किया था, कल भी हमने किया था, ऐसा मैंने ब्रिज बनाया था, 12,000 यूनिट्स, 1,000 प्लस यूनिट्स, सेम है।
याद रखना टारगेट वर्ड आया है, ईयर ऑन ईयर टारगेट, मंथ ऑन मंथ टारगेट, ये सब ऑब्जेक्टिव्स की निशानी है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। क्या स्टूडेंट्स आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल गई? आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। हाँ ठीक है, डिस्पैच हो गई है, आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी तो मैंने दे दी है तो दिक्कत नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है मालूम है? आदित्य आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि डिस्पैच कर दिया है, शायद कुरियर में थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, बट सेफर साइड सॉफ्ट कॉपी है, डोंट वरी, एक आध दिन में आनी चाहिए, हमारे यहाँ से निकल चुकी है। सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा था, आप जिस किसी सिटी को बिलोंग करते हो, आपके बाकी भी जो फ्रेंड्स होंगे ना इंटर सीए में, उनको कहिए अटेंड करिए लेक्चर। मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी डाला है, यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो करके रिकॉर्डेड देख सकते हो। आज का भी लेक्चर आएगा, कल का भी लेक्चर मैं डालूंगा उसमें, सेम लेक्चर मैंने उसमें अपलोड किया है यूट्यूब चैनल में, आप सब्सक्राइब भी कर लेना। फ्रेंड्स को भी बोलो वो लेक्चर देखे, एंड फिर बाकी चैप्टर्स के लिए अगर उनको एनरोल करना है तो दे कैन कम। आइए, तो क्या बोला फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। मतलब जब भी आप आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट करोगे ना, तो एक बार एनवायरनमेंट देख लेना, सपोर्टिव है नहीं है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, एक बार रिलेशनशिप चेक कर लेना, फिर टारगेट सेट करना, विदाउट विदाउट रेफरिंग टू एनी एनवायरनमेंट आप आपके ऑब्जेक्टिव सेट मत कर, देखना गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। क्या? ऑब्जेक्टिव शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। इट शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। फैसिलिटेटिव मतलब हेल्प्स। फिर ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक मतलब इंपॉर्टेंट, तो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही हम इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं। 3 पॉइंट पहले कंफर्म करते। इट शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले एनवायरनमेंट को एक बार देख लेना, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। सेकंड क्या है? शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। मतलब ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करना चाहिए। An objective should provide the basis for strategic decision making। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में देखकर ही लेगा। अभी इजी पॉइंट्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, था ना, 1000+ यूनिट्स। इट शुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैंने आपको बताया था, आपके कंपनी में आपका प्रमोशन, आपका अप्रेजल किसको देखकर होगा कि वेदर यू हैव अचीव्ड योर टारगेट्स और नॉट। It should be concrete and specific. Concrete and specific. It should be related to time frame. बोलो, it should be related to time frame. था ना, पर मंथ लिखा था ना मैंने, 1000 यूनिट्स पर मंथ। एंड इट शुड बी चैलेंजिंग। सर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं बीकॉम क्लियर करूंगा, वो थोड़ी कोई चैलेंजिंग होता है। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट विथ रैंक मिनिमम एग्जाम्शन इन एफएमएसएम में लेके आऊंगा। सर याद रखना, मिनिमम एग्जाम्शन आपको लाना ही है एफएमएसएम में, उसी तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो पॉइंट्स लर्न कर लो, चलो फटाफट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट, सबसे पहले इट शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। मतलब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से पहले, ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले एनवायरनमेंट को एक बार देख लेना। सेकंड, इट शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। मतलब वो आपको हेल्प करना चाहिए आपके मिशन के वक्त। देन इट शुड प्रोवाइड बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑब्जेक्टिव्स को देखकर लिए जाएंगे। देन इट इज मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल।
फॉर्म्स बेसिस फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब प्रमोशन. फिर कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम, चैलेंजिंग. कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम, चैलेंजिंग. ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजी आंसर था. क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. चलो एक बार फटाफट बता दो. Objective should define organization relationship with its environment. बोलो. Objective should define organization's relationship with its environment. Second क्या? Concrete and specific. Order change करो. Time frame. Measurable and controllable. Challenging. It should form basis for strategic decision making. Forms basis for performance appraisal. Where it should be facilitative towards achievement of mission and purpose. चलो 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, एक बार नजर घुमा लो फटाफट. 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स. चलिए हो गया. अब की बार आखिरी बार चलो मेरे साथ रिपीट कर दो, एक बार बोल दो फटाफट. क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट. वेरी गुड. ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट. सेकंड, फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ टू थिंग्स, मिशन एंड पर्पस. थर्ड क्या है? फॉर्म्स बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. क्या? फॉर्म्स बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. उसके बाद measurable and controllable, forms basis for performance appraisal, concrete and specific, time frame, challenging. चलो हो गया लर्न फटाफट. सुपर. अब देखो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, ये बेसिकली कोई आंसर नहीं है बट एक बार देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ लेंगे. टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म का याद रखना 2 to 5 years एंड टोटल 7 आपको दिखेंगे. 7 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. टोटल कितने? 7 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी. अभी ओवरनाइट थोड़ी प्रॉफिट्स होगा. प्रॉफिट्स कमाने के लिए टाइम लगेगा. पहले ब्रेक इवन होगा, इनिशियली शायद लॉसेस होंगे, कॉस्ट रिकवर करो, सर्वाइवल का सोचो, फिर प्रॉफिट्स की बात होगी. प्रोडक्टिविटी मतलब सेम टाइम में मोर आउटपुट, लेस टाइम में सेम आउटपुट. मतलब कम टाइम में तुमने ज्यादा प्रोडक्शन किया, यू आर वेरी प्रोडक्टिव. कॉम्पिटिटिव पोजिशन मतलब या आप डोमिनेंट प्लेयर होंगे, मतलब आपको कोई नहीं हरा सकता है. IRCTC है ना, डोमिनोज, ये सब डोमिनेंट प्लेयर है. जियो डोमिनेंट प्लेयर है. वर्ल्ड लेवल पे वैनगार्ड एंड ब्लैक रॉक, बिगेस्ट फंड हाउस इन दिस वर्ल्ड, डोमिनेंट प्लेयर है वो, उनको नहीं हरा सकते आप. तो या आप डोमिनेंट प्लेयर रहोगे या आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहोगे. अगर जियो डोमिनेंट है तो एयरटेल इज स्ट्रॉन्ग. या आप टेनेबल रहोगे. टेनेबल मतलब कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटर आके इजीली आपको मार सकता है, कोई भी आके आपको बजा के जा सकता है, उसको बोलते हैं यू आर टेनेबल. वोडाफोन आइडिया देखो टेनेबल है, उसको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि वो जियो को कैसे हराएगा. लास्ट है वीक. या आपका बिजनेस काफी वीक हो सकता है. कंपनीज लाइक बाइजूस, वीक सिचुएशन है. yes or no, financially they have become very weak. companies like free charge, weak. उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन. फिर है एम्प्लॉय डेवलपमेंट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट? कैसा है ना, अगर कंपनी को प्रॉफिट्स कमाने हैं ना, कंपनी को अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है ना, तो एक चीज याद रखने का कि स्पेंड मनी ऑन योर एम्प्लॉयज, गिव देम ट्रेनिंग, गिव देम नॉलेज, प्रोवाइड देम स्पॉन्सर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स. जैसे कि बार्कलेस बैंक में CFA वो लोग करवाते हैं अपने फाइनेंस प्रोफेशनल्स को. आप CA बन के जब बार्कलेस जाओगे ना, तो वो लोग बोलेंगे आपको यू हैव टू डू CFA, वी विल स्पॉन्सर, वी विल गिव मनी, वी विल गिव यू छुट्टी टू स्टडी. स्पेंड मनी ऑन योर एम्प्लॉयज ताकि उनके स्किल डेवलप हो, स्किल एनहेंस हो, तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी सर्विस देंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी का ही प्रॉफिट्स बढ़ रहा है. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो खुद पे खर्च करो, एडिशनल कोर्सेज करो, एड मोर फेदर टू योर कैप. खुद पे खर्च करोगे तब लोग गूगल पे तुमको सर्च करेंगे. क्या? खुद पे खर्च करोगे तब लोग गूगल पे तुमको सर्च करेंगे.
उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट. स्पेंड टाइम विद एम्प्लॉयज इन एनहेंसिंग देयर स्किल्स नॉलेज, गिव देम ट्रेनिंग. फिर एम्प्लॉय रिलेशन, देयर शुड बी वेरी गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. नहीं तो क्या होगा, स्ट्राइक होगा, लॉकआउट करना पड़ेगा, तोड़फोड़ होगा, मारामारी होगा, रेलवे ट्रैक पे सोएंगे, ट्यूबलाइट उठा के लेके जाएंगे. वो सब तो अभी क्या ही बोले. बंद बंद का नाटक बहुत होता है आजकल. यूनियन यूनियन ट्रेड यूनियन आ जाते हैं. मुंबई बंद, गुजरात बंद, महाराष्ट्र बंद, भारत बंद होता है ना. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंद. बंद का मतलब मालूम है आपको. बंद का मतलब होता है वेयर अनएम्प्लॉयड पीपल एंश्योर दैट एम्प्लॉयड पीपल डोंट वर्क. अनएम्प्लॉयड पीपल एंश्योर दैट एम्प्लॉयड पीपल डोंट वर्क, उसको बंद बोलते हैं. फिर है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप. यू विल बी आइदर अ टेक्नोलॉजिकल लीडर और यू विल बी अ फॉलोअर. अब जियो 5G में लीडर है, 4G में भी वही सबसे पहले आया था, लीडर है. फिर है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स नेशन. पता है आपने बचपन में किया था. ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है. एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद रखना. सो कॉल्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आंसर नहीं आता है. 2 to 5 years टाइम फ्रेम में खाली याद रखना. ये कॉर्पोरेट मिशन रीड कर लेना एक बार. ऑलरेडी मैंने मिशन आपको सिखा दिया है, खाली एक बार देख लेता हूँ, सेम ही पॉइंट है. इट इज ए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म. इट प्रोवाइड्स ड्रामेटिक पिक्चर ऑफ व्हाट कंपनी वांट्स टू बिकम. मतलब आज आपकी जो करंट हैबिट्स है, इससे आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में कंपनी कैसे दिखने वाली है. यस, it's a colorful sketch of how company wants to look into its future. So my present habits will give you an idea कि अच्छा कंपनी फ्यूचर में ये सब करने का सोच रही है क्या, but वो प्रेजेंट हैबिट्स बताएगी. तो इन अदर वर्ड्स, मिशन इज अ ग्रैंड डिजाइन ऑफ फर्म्स फ्यूचर. मिशन एम्पलीफाइज व्हाट ब्रिंग्स द फर्म टू द बिजनेस एंड व्हाई इट इज देयर. वो बिजनेस क्यों कर रहा है. मिशन इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ विजन ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट्स फाउंडर्स एंड लीडर्स. इसे भी पता चलेगा, मिशन स्टेटमेंट और मिशन देखकर ये भी पता चलेगा कि उस कंपनी के फाउंडर्स, लीडर्स क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में. इट रिप्रेजेंट्स द कॉमन पर्पस विच द एंटायर फर्म शेयर्स एंड परस्यूज. मैंने बोला था ना, जनरल टोन, फोकल पॉइंट, कॉमन है. जिसको देखो सब एक ही चीज के पीछे है. इट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल अफेयर टू बी कन्फाइंड एट द टॉप. इट हैज टू बी ओपन टू द कंपनी एंटायर. कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड जरूर करता है, बट वो सिर्फ मिशन अपने पास थोड़ी रखेगा. ही विल टेल टू एवरीवन बॉस, so that everyone is focused on one thing. It adds zeal to the firm and its people. एक excitement, जोश भर देगा कि yes, we want to achieve our vision, so and we will be very serious with our mission. ये खाली मैंने मेन आपको बता दिया है, एक बार खाली रीड कर लो. कॉर्पोरेट मिशन आया तो ये आंसर लिख के आना. मिशन तो जो मैंने करवाया था सेम ही. वैल्यूज में मैंने बताया थे, बट ये वैल्यू का अलग से क्वेश्चन दिया है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ वैल्यूज. वैल्यूज का मतलब होता है एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, है ना, सिंसियरिटी, टू डू राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, फ्रॉड, चीट, मैनिपुलेट मत करो, ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे एक्शंस एंड डिसीजंस लिए जाएंगे. यस और नो. मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि टाटा इज नोन फॉर ट्रस्ट. इंडसइंड बैंक बहुत बार अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि अगर कस्टमर को थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बेच के लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बेचो. पहले से बहुत करता था, बट कैन आई से दिस इज अनएथिकल. अब भी उनके उसमें डेरिवेटिव फ्रॉड बाहर आया था रिसेंटली, 2,000-2,500 करोड़ का डेरिवेटिव फ्रॉड. सी, व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम वैल्यूज, मूव अवे फ्रॉम एथिक्स, बिजनेस आपसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड करता है कि भाई ईमानदारी से काम करो. कम पैसा कमाओगे चलेगा, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगा. वर्ल्ड इज राउंड, नो कॉर्नर्स टू हाइड योर मिस्टेक्स. गलती की है एक्सेप्ट करो, नहीं तो आज नहीं तो कल वो चीज बाहर आएगी आएगी और आएगी. इसके लिए देखो वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा है. देखो, इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैल्यूज. वैल्यूज मतलब क्या, हाउ. तुम्हारा विजन, मिशन कैसे अचीव करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव. मेहनत से बढ़ोगे आगे, शॉर्टकट्स लोगे, फ्रॉड करोगे, चीट करोगे, लोगों को झूठ बोल के आगे जाओगे, किसी का खराब करके आगे जाओगे, किसी को बदनाम करके आगे जाओगे, कैसे आगे जाने वाले.
What are your values? How you will go ahead? How represents values? Please remember, अगर आप genuine हो तो आपके साथ भी genuine लोग ही जुड़ेंगे, अदरवाइज आपके साथ भी वैसे ही टाइप के लोग आएंगे जैसे आप हरकतें करते हो, फिर आज नहीं तो कल लाइमलाइट में आ जाओगे, पता चल जाए। क्या लिखा है? बिजनेस एज आई हैव सीन इट places one demand on you. It needs you to self impose a framework of ethics, values, fairness, and objectivity on yourself at all the times. मतलब fair treatment, ethical treatment, रतन टाटा की दी हुई लाइन्स है, द ग्रेट लेट मिस्टर रतन चाचा, कि वो बिजनेस एक ही चीज मांगते हैं, एथिकली काम करो, वैल्यू सिस्टम के थ्रू काम करो, ईमानदारी से काम करो, और हमको कुछ नहीं चाहिए। प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स। फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी उठाओ, ह्यूमिलिटी, थोड़ा इंसानियत बताओ, innovation, diversity, learn to work with different type of people. But why are values so important? A company's value sets the tone for how the people think and behave, especially in the situation of dilemma. It creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company. Employees prefer to work with employers whose value resonate with them, the one they can relate to in their daily work and personal life. Resonate मतलब मैं relate कर पा रहा हूँ। आपका कंपनी अगर जेन्युइन है, एकदम ऑनेस्ट है, तो मैं भी वैसा ही इंसान हूं, मुझे बहुत मजा आएगा आपके साथ काम करने के लिए, आई कैन इजीली रेजोनेट। बट अगर आप ही चीट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो मैं शायद ज्यादा टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहूंगा, आई मे लीव। Interestingly, majority of consumers say that they would prefer to buy products and services from companies that have a purpose. कुछ रीजन होना चाहिए बॉस, सिर्फ पैसे कमाने के लिए कंपनी नहीं होनी चाहिए। It reflects their own values and belief system. Hence, values have both internal as well as external implication. Internal मतलब तुम्हारे एम्प्लॉयज पे भी इम्पैक्ट लाएगा, एक्सटर्नल मतलब तुम्हारे गुडविल को भी इम्पैक्ट करेगा। Can I say during COVID-19 when leaders of the organization put people before everything else, बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को आगे रखा था, उनको हेल्प करी थी, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया था कि भाई कोविड है, बुरा वक्त है, वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। It projected how deep the foundation of the organization were and how important it was to for them to uphold their core values. इसके लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना। लाइफ में बहुत सारे चांस मिलेंगे शॉर्टकट्स के, शॉर्टकट इज एक्चुअली द लॉन्ग कट। ग्राफ अगर बहुत फास्ट ऊपर जाता है ना, तो वो ग्राफ फास्ट नीचे भी आता है, ईमानदारी से। आई होप वैल्यूज वाला क्लियर, वैल्यूज के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था, तो आई गेस वैल्यूज वाला स्टोरी क्लियर हो चुका है। अभी मैं कुछ शो करता हूं, वो जरा कॉपी कर लीजिए। ये वाला आंसर प्लीज कॉपी करिए। अगर 5 मार्क्स के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं, फटाफट कॉपी करो, ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। स्क्रॉल करना है तो मुझे बता देना। आदित्य यू विल गेट दिस, बट मैं ना पांचों चैप्टर का एक साथ भेजूंगा, तो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। ये लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाऊंगा, आपको बताता हूं मैंने किसी भी बैच को अभी तक दिए नहीं, थोड़ा टाइम रुक जाइए।
Is everyone writing? मुझे बोल देना कभी स्क्रॉल करना है, ठीक है? सो एग्जाम में इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ, पॉइंट्स में लिखो, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, दिखेगा भी अच्छा। मैंने पॉइंट फॉर्म में बना के रखा है। फर्स्ट 2 पॉइंट हो चुके हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट।
चलिए करूँ स्क्रॉल। ये फ्यू कॉमन एग्जांपल्स लिखकर स्टॉप हो जाना, फ्यू कॉमन एग्जांपल्स लिखकर स्टॉप हो जाइए। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। आइए अभी टॉपिक क्या है, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। टोटल 3 टाइप के नेटवर्क आएंगे, 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इंट्रो आप बाद में रीड कर सकते हैं, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, मैट्रिक्स रिलेशनशिप। ध्यान से देखना। फर्स्ट है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। अगर आपको याद है, सीईओ कॉर्पोरेट लेवल था, फिर नीचे बिजनेस लेवल था और उसके नीचे फंक्शनल लेवल थे। तो सेकेंड, मिडल एंड लास्ट लेवल का जो भी इंटरेक्शन होगा, जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उन दोनों के बीच में, उसको हम लोग फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब अगर ये सीईओ है तो सीईओ के अंडर 4 कंपनी, इसका हेड अलग, इसका हेड अलग, इसका हेड अलग। मार्केटिंग फाइनेंस, मार्केटिंग फाइनेंस, मार्केटिंग फाइनेंस, इनका रिलेशन का बात हो रहा है। सो कैन आई से दे विल गिव इंस्ट्रक्शन टू देम एंड दे विल गिव इंस्ट्रक्शन टू देम। इस तरीके से फ्लो आएगा। तो बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल का जो भी इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग डिविजनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, where each function division as a independent relationship। ध्रुव आएगा आएगा पीछे से, वो अलग से कुरियर हुआ है, डोंट वरी, अलग से कुरियर हुआ है। अलग से कुरियर हुआ है, डोंट वरी। आइए चलिए, वेरी ईच फंक्शन डिवीजन एज ए इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय द डिविजनल हेड। मतलब हर एक बिजनेस का एक हेड होगा, हु इज अ बिजनेस लेवल मैनेजर रिपोर्टिंग टू द बिजनेस हेड। बिजनेस हेड मतलब सीईओ है यहाँ पे। हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, वो ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। फंक्शंस में भी लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब फंक्शनल लेवल। while divisions may depend on products like toy manufacture for kids toy, teenager toy। देखो डिविजन्स है ना, डिविजन्स मतलब इसकी बात कर रहा हूं। ये आपको दिख रहा है, ये तीनों अंधे टकले दिख रहे हैं। ये डिविजन्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, या फिर जोग्राफिक लोकेशन, या फिर कस्टमर, या फिर प्रोसेस।
4 चीजों पे डिवीजन बन सकते हैं, या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब आईटीसी का आशीर्वाद आटा है, सनफिश बिस्किट अलग होगा, उनका सेवलॉन अलग है, सिगरेट बिजनेस अलग है, पेपर डिवीजन अलग है, क्लासमेट नोटबुक अलग है, प्रोडक्ट वाइज डिविजन बना दिए। कस्टमर मतलब मैं रिटेल कस्टमर्स को देखता हूँ बैंक में, आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को देखते हो, दोनों का पोजीशन सेम ही, बट कस्टमर पे हमारा अलग हो गया डिविजन। या फिर जोग्राफिक लोकेशन, मैं पूरा दिल्ली नॉर्थ हैंडल कर रहा हूँ एचएसबीसी बैंक का, आप गुजरात महाराष्ट्र देख रहे हो एचएसबीसी बैंक का, वेस्टर्न पार्ट आप देख रहे हो, नॉर्दर्न पार्ट मैं देख रहा हूँ, जोग्राफिक लोकेशन पे डिवीजन बन गया। अच्छा, अमूल का मिल्क पैस्चराइजेशन का प्रोसेस मेरे अंडर है, बटर और चीज और घी बनाने का प्रोसेस आपके हाथ में है। देखो, डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड। सेकेंड और थर्ड लेवल के बीच में जो भी इंटरेक्शन होंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? आइए, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या होता है मालूम है? इसको फ्लैट स्ट्रक्चर बोलते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर, वेयर एवरीवन इज कंसिडर एट सेम लेवल, सेम हायरार्कियल पोजीशन। तू बड़ा, मैं छोटा, मैं सीनियर, तू जूनियर। हाँ, ऑन पेपर होगा, सैलरी अलग होगी, बट सब लोग बैठेंगे भी एक ही क्यूबिकल्स में। नहीं, मेरा अलग केबिन होगा, तेरा छोटा केबिन, मेरा बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं। On paper, our designations are different, but here everyone is treated at par. No partiality, no favoritism, no biasness. आप लोग मुझे सर करके भी नहीं बुलाना, आप लोग डायरेक्टली मुझे नाम से बुलाना। ए मतलब ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक। तो कंपनी में ऐसा होता है, मोस्टली फाउंड इन स्टार्टअप्स। क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजंस, इनोवेशन की बहुत जरूरत होती है, और वहां पे सब फटाफट करना होता है, बिकॉज यू आर अ ग्रोइंग कंपनी, यू आर जस्ट अ स्टार्टअप कंपनी। अब तुम अपॉइंटमेंट लोगे बॉस से, आपका कोई आइडिया बताने के लिए वेट करोगे, तब तक तो मार्केट से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो मोस्टली हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप इज नॉर्मली सीन इन स्टार्टअप्स, वेयर इट इज वेरी फास्ट टू शेयर योर आइडियाज। जितेश, टेलीग्राम ग्रुप में डाला है मैंने। कौन से चाहिए और दूसरे नोट्स? मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में है। आपको लिंक भी दिया रहेगा, देखो टेलीग्राम ग्रुप का। आज और थोड़े नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी देख लेना। आज बाकी भी नोट्स अपलोड होंगे। आइए, आई होप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्लियर। क्या लिखा है देखो, ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज आर इन द सेम हायरार्कियल पोजीशन, फ्लैट स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर? फ्लैट स्ट्रक्चर। ओपननेस मेंटेन होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा, एक अलग कल्चर बनेगा, छोटे बड़ों का गैप निकल जाएगा। पता चला आपका बॉस ही आपके बाजू में बैठ के काम कर रहा है, क्या ऐसे आप ऐसे करोगे तो वो सुन लेगा आपकी बातें, कि सर मुझे कुछ काम था, फटाफट सुनेगा वो। इससे शेयरिंग विल बी डन फास्ट, इनोवेशन कैन टेक प्लेस फास्ट, मोस्टली सुटेबल फॉर स्टार्टअप्स वेयर कम्युनिकेशन कैन बी इन स्पीड। तो पहले था डिविजनल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, सेकंड था हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। फर्स्ट वाले में सेकंड और थर्ड लेवल की बात हो रही है, एंड हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज एट पार, एवरीथिंग इज एट पार। शेख भाई ऑलरेडी कुरियर कर दिया है, डोंट वरी। तब तक टेलीग्राम से जो सॉफ्ट कॉपी भेजी है वो जरा रेफर कर लीजिए। आइए, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स रिलेशनशिप। इसका आंसर चैप्टर 5 में भी आने वाला है, ठीक है, चैप्टर 5 में भी आएगा इसका आंसर, बट अभी फिलहाल थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं ना स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स रिलेशनशिप है ना, सबसे पहले इट इज सबसे कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द रिलेशनशिप। इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सबसे कॉम्प्लेक्स होता है।
Here there is both vertical as well as horizontal flow of communication. क्या here there is both vertical as well as horizontal flow of communication. दोनों आएगा, वर्टिकल फ्लो भी है, हॉरिजॉन्टल फ्लो भी है. अच्छा, मोस्टली सुटेबल फॉर बिग लार्ज कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस. कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यूज होता ही है. ओबेरॉय है, रुनवाल है, बड़े बड़े प्रेस्टीज ग्रुप है, वहां पे ये स्ट्रक्चर यूज होगा. यहाँ पे देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड, हियर देयर इज नो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन एक बंदे से मिलना चाहिए, बट यहाँ पे उनको मल्टीपल बंदों से इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिससे इट लीड्स टू कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्रंट्रेशंस. थोड़ा दिक्कत है ये. एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर है क्योंकि बहुत सारे लेयर्स है, सबको सैलरी देनी पड़ेगी. छोटे मोटे बिजनेस तो ये स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते. इट इज सुटेबल ओनली फॉर बिग बिजनेस, लार्ज बिजनेस, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लाइक लेबोरेटरी बिजनेस, R&D बिजनेस, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ये रिलेशनशिप ज्यादा देखा गया है. आइए देखते हैं ये दिखता कैसे. अब है ना, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं. अभी कैसे दिखाई देगा आइए देखते हैं. अब ये जो स्ट्रक्चर है, ऊपर तो होगा सबसे पहले CEO, दैट इज बॉस होगा, बराबर. अब उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है. यहाँ पे होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड R&D डिपार्टमेंट, बरोबर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. अभी दिखाई दे रहा है. ऊपर मैंने CEO बनाया है, फिर बॉस, ठीक है, CEO इज द बॉस, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, HRD डिपार्टमेंट एंड तुम्हारा R&D डिपार्टमेंट. अब लेते हैं वर्टिकल वाला लाइन. वर्टिकल लाइन लेते हैं. अब कंपनी है ओबेरॉय ग्रुप, बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिल्डर है ओबेरॉय ग्रुप. ओबेरॉय ग्रुप है, इनके 3 अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. एक प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई में, तो मुंबई का जो हेड है वो ये बंदा है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर है. एक प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली में, उसका बंदा ये है, ये उसका हैंडल करता है. दिल्ली वाला बंदा ये है. एंड गुजरात में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो बंदा ये है. तो 3 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 3 अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रहे हैं, एक मुंबई, एक दिल्ली, एक गुजरात. ओके. और ये तीनों कौन हैं जो आपको दिख रहे हैं ना, छोटे चोटी वाले जो लोग दिख रहे हैं ना, छोटे बाल वाले, ये लोग कौन हैं? ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर है. उस प्रोजेक्ट हैंडल वो लोग करते हैं. सो कैन आई से दैट इज बोथ वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है? एक्सपर्ट्स फ्रॉम ईच ग्रुप, ध्यान से देखना. यहां से एक बंदा आएगा, यहां से एक बंदा आएगा, यहां से एक बंदा, यहां से एक बंदा, यहां से एक बंदा, एक ग्रुप बनेगा. दे विल रिपोर्ट टू मुंबई के प्रोजेक्ट मैनेजर को. फिर ऊपर से वापस एक ग्रुप बनेगा, दे विल रिपोर्ट टू दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर को. ऊपर से वापस एक ग्रुप बनेगा, दे विल रिपोर्ट टू गुजरात के प्रोजेक्ट मैनेजर. And together they will accomplish that project. Together they will complete that project. So project shutdown can be accomplished very fast. ठीक है, मिलके सब लोग काम कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट शटडाउन मतलब बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है. मतलब से एग्जांपल, अगर इन लोगों ने धंधे में ध्यान नहीं दिया ना, से एग्जांपल इन लोगों ने अगर धंधे में ध्यान नहीं दिया, तो कहना इसे ये सारे लोग बॉस को बता देंगे. से एग्जांपल, अगर इन लोगों ने धंधे में ध्यान नहीं दिया, तो फिर ये लोग बॉस को बता देंगे. मतलब कहीं ना कहीं इनको काम करना ही है, मिलके तो मिलके कुछ भी करके काम करना ही. तो यहाँ पे छोटा सा दिक्कत क्या मालूम है? दिक्कत ये है, जैसे एग्जांपल ऑपरेशन डिपार्टमेंट से एक बंदा आता है एज अ प्लम्बर.
ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसको मैसेज करता है कि बेटा तुझे दिल्ली जाना है और यहाँ पे प्लम्बिंग का काम शुरू करना है। प्रोजेक्ट 2, ये प्रोजेक्ट 1 है, ये प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, बरोबर। आपको प्रोजेक्ट 2 में जाकर प्लम्बिंग का काम शुरू करना है। अब ये जैसे ही उधर पहुंचा तो ये जो है ना, ये वो आके बोलता है कि भाई हु टोल्ड यू टू कम टुडे, मैंने तो कभी मैसेज नहीं किया आपको, आप किसको पूछ के आए हो, यहाँ पे तो अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है, ये तो नेक्स्ट वीक होना चाहिए प्लम्बिंग का काम, पर आप बिना बताए कैसे आ सकते हो, आपको तो प्रोजेक्ट ए में जाना चाहिए था, आप बी में कैसे आ गए, 2 में कैसे आ गए। तो ये बेचारे ने बोला कि भाई मेरे को तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने मैसेज भेजा कि आज मुझे यहाँ पे आना है। हु आर दे टू टेल यू, यहाँ का प्रोजेक्ट हेड कौन है। तो ये भाई साहब वापस चला गया अपने डिपार्टमेंट में, तो उसको यहाँ से फायरिंग मिला कि भाई वापस क्यों आए, आपको बोला था ना कंप्लीट करने के लिए। सी, कोऑर्डिनेशन का इशू है। दिस प्लम्बर इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 2 सुपीरियर्स, उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी आ रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से भी आ रहा है, बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, बेचारा सोच रहा है मैं किसका बात मानूं, मेरे दो दो बॉस, क्या बोल रहा है वो, मेरे दो दो बॉस, मैं किसका सुनूं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्रंट्रेशंस, कंफ्यूजन थोड़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिसिंग है। इंस्ट्रक्शन शुड कम फ्रॉम वन बॉस बट ही इज गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मल्टीपल बॉस। इसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, मैट्रिक्स रिलेशनशिप बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स है, बड़े बिजनेसेस में काम चल जाता है, एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म होता है। वी कंप्लीटेड चैप्टर 1। चैप्टर 1 इज ओवर। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एकदम समझा, प्रॉपर समझा, मैंने पूरा डायग्राम बना के सिखाया तुम लोग, याद रहेगा। चैप्टर 5 में भी आने वाला है, चैप्टर 5 में भी आएगा ये। यहाँ पे से चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। नीचे से तो चैप्टर 2 शुरू होगा, पर पहले हम लोग 1 करेंगे, फिर 4, 2, 3 एंड 5, ऑर्डर उस तरीके से होगा, ठीक है। अब 2 मिनट दीजिए। ये पूरा चैप्टर 1 एकदम क्लियर, सॉलिड वाला क्लियर। अच्छा, कल के लेक्चर में, ठीक है, क्या होने वाला मैं आपको बता देता हूं, अभी जाना मत, एमसीक्यू कराने वाला हूं मॉड्यूल के, ध्यान से सुनो। कल के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको वैल्यूज के ऊपर एक केस स्टडी सुनाऊंगा। आज मैंने कैसे रॉयल एनफील्ड वाली सुनाई, वैसे कल एक बढ़िया वाली केस स्टडी सुनाऊंगा, वैल्यूज के ऊपर आएगी। फिर हम पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर थोड़ा लिखेंगे, बराबर, एंड एक दो केस स्टडी डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर 4 मैं अपने यूट्यूब लाइव में भी रखने वाला हूं, ओके। तो ऐप में भी दिखेगा, यूट्यूब लाइव भी दिखेगा। इज द मैसेज क्लियर? चलिए, आइए, आईसीआई मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे को अभी फटाफट बताओ, फिलहाल टिक नहीं करूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू टेक मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू रिस्पॉन्ड टू डायनामिक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। हो गया फर्स्ट, सबका फर्स्ट तो बहुत इजी है, डी। सेकेंड, सेकेंड देखते हैं क्या बोलता है सेकेंड। Which of the following is correct? Strategy is always pragmatic. Strategy is not always perfect, flawless, optimal. Strategy is always perfect, flawless, or optimal.
नो, क्या आएगा आंसर? बी आएगा, बी। स्ट्रेटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है। तो सेकंड का आंसर है बॉम्बे। बॉम्बे इज द आंसर फॉर सेकंड। थर्ड का बताइए, थर्ड। थर्ड बताइए। स्ट्रेटेजी इज डैश प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, दोनों मिक्स होता है। सी इज द आंसर फॉर थर्ड एमसीक्यू। स्ट्रेटेजी इज बोथ प्रोएक्टिव एज वेल एज रिएक्टिव। Fourth, reactive strategy is also termed as reactive strategy is also termed as reactive strategy is also termed as very good. क्या आएगा? Adaptive strategy, adaptive. Reactive strategy को हम लोग adaptive बोलते हैं। देखो याद रखना, proactive is planned strategy, reactive is adaptive strategy. Proactive is planned strategy, reactive is adaptive strategy. पहले उसको करने दो, फिर वैसे ही हम अडॉप्ट करेंगे ऐसा। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इज अंडरटेकन। सो फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज डन एट ऑल लेवल्स, टॉप, मिडल, लोअर, तीनों लेवल पे होगा। डी इज द आंसर फॉर फिफ्थ। सिक्स्थ का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटजीज? फिफ्थ और सिक्स सेम ही है। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? अगेन डी आएगा, डी। डी आएगा ना, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो सिक्स्थ का आंसर इज डी। सिक्स्थ का आंसर इज डी। सेवेंथ बताइए, सेवेंथ। आई विल वेट। सेवेंथ बताइए, मैंने सिखाया आपको। वेरी गुड। सेवेंथ का बी। मैंने बोला था जनरल स्ट्रेटजीज और कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज बनाने का काम बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल दोनों का होता है। तो बी इज द आंसर फॉर सेवेंथ। विच स्टेटमेंट वुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? सबसे पहले क्या डिसाइड होता है? Where to go should come first and then you decide how to go. क्या आएगा? Vision. Vision is the answer. Very good. This batch is good. Vision is the answer. Strategic management enables an organization to dash instead of dash. क्या आएगा? To be proactive. Strategic management enables organization to be proactive. हमेशा proactive रहो. First mover advantage. उसके बाद read the following three statements. Strategies have short range implications. Strategies are action oriented. Strategies are rigidly defined. देखो rigidly defined नहीं है, strategies are very flexible. इसके लिए तो blueprint होता है ना, पहले on paper होता है ना, फिर उसमें changes भी ला सकते हैं हम। A 1 and 2 is correct. 1 and 2. Short range क्यों correct है? ध्यान से देखो, short range implication दिया है, implication. Strategy बनती है long range के लिए, पर उसका impact, उसका असर short term में दिखेगा। याद रखना, 10th का आंसर ए है। शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन मतलब स्ट्रेटेजी बनेगी लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी बनेगी, बट उसका इम्पैक्ट, उसका असर आपको दिखेगा शॉर्ट रेंज। ये मतलब हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलता है कि इसको ठीक होने को 1 साल लगेगा, बट वो 3 महीने में ठीक होना शुरू हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो 10th का आंसर ए है। 11th, what involves formulating, implementing, evaluating cross-functional decisions that enables organization to achieve its objectives. किसका definition है? Strategic management. Yes, very good. तो 11th का आंसर डी है। एंड लास्ट का बता दो, लास्ट का strategic management allows an organization to be more very good proactive. इसका भी आंसर डी है।
चलो आज के लिए बस करते हैं। कल इसमें से मैं 2-3 केस स्टडी डिस्कस करूंगा, ठीक है? कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। पॉइंट्स टू रिमेंबर भी कल दूंगा मैं। ओके देन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए स्टॉप करते हैं। Those who have doubts, they can ask. Others will leave. Thank you so much for joining today. Professor Shyam Soni signing off. Bye. ये चैप्टर 1 एकदम अच्छी तरीके से समझा है ना आपको? श्योर ना? वो राशि, वो शॉर्ट रेंज क्या पता है? स्ट्रैटेजी हमेशा बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बराबर? तो स्ट्रैटेजी हमेशा बनती है लॉन्ग रेंज के लिए, बट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद उसका असर, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ, वो दिख सकता है। इम्प्लीकेशंस मतलब इम्पैक्ट। दैट्स व्हाई दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। राशि अंडरस्टूड। चलो बाय एवरीवन।